हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीए स्टेट एग्जाम्स में। मेरा नाम है राहुल और हाजिर हूँ एक बहुत ही प्यारी सी अपडेट के साथ। अपडेट ये है कि यूपीएससी ईपीएफओ 2025 के लिए जो कह सकते हैं, खासकर वो बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं जो कहीं ना कहीं यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, तो ये जो एग्ज़ाम है ईपीएफओ एंड ईओ एओ का जो एग्ज़ाम होता है, इसकी बहुत ही बेसब्री से जो है इंतज़ार कर रहे होते हैं। बट ये जो एग्ज़ाम है लाइक सिविल सर्विस की तरह रेगुलर नहीं होता है, और इसीलिए आपने जब भी देखा होगा कि यूपीएससी जब अपना कैलेंडर जारी करता है तो उसमें इस एग्ज़ाम का कोई मेंशन नहीं होता है। उसके लिए बस कह सकते हैं डेट रिजर्व करके रख देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे आपका एनफोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर और आपका असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की जो पोस्ट रहेगी 2025 में आने वाली है उनके बारे में। यूपीएससी का ये जो एक ऐसा एग्जाम है जो सिंगल डे एग्जाम क्रैक करने के बाद आपको कह सकते हैं ग्रेड बी ऑफिसर बनाता है, साथ में गैजेटेड ऑफिसर भी बना देता है आपको, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बनाता है आपको। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में जानकारी इकट्ठा करेंगे और देखेंगे लास्ट टाइम क्या वैकेंसी आई थी और किस तरीके से कट ऑफ रही थी, क्या इसका पैटर्न रहता है, क्या योग्यता है, कौन कौन एलिजिबल है, और देखेंगे यहाँ पर सारी चीज़ों के बारे में कौन इसको फॉर्म को डाल सकता है। अगर आप पहली बार टीए स्टेट एग्जाम्स पर आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की और भी अपडेट्स पाने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये देखेंगे आप लोग, ये है आपका यूपीएससी ईपीएफओ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, और ये रहेगा आपका पोस्ट का नाम। यहाँ पर इस तरीके से आप पोस्ट का नाम देख लीजिए, दोनों पोस्ट बहुत ही प्यारी पोस्ट है। ईओ यानी कि एनफोर्समेंट ऑफिसर, एओ यानी कि अकाउंट ऑफिसर। उसके साथ ही आप देखोगे असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। साथ में आप देखोगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन्होंने क्या मांगा है, जस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। नो मैटर आप किसी भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएट किया है, ठीक है, चाहे आपने बीए किया है, बीकॉम किया है, बीएससी किया है, बीबीए किया है, या फिर बीसीए किया है, या फिर आपने बीटेक किया है, या एलएलबी किया है, कुछ भी हो, ग्रेजुएट लेवल की कोई डिग्री है आपके पास तो आप जो है इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो। बट यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी कि जो कैंडिडेट्स अभी अपियरिंग में है यानी कि फाइनल में है, फाइनल ईयर में है अपने, वो कैंडिडेट्स जो है इसको फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। अगर आपका जो रिजल्ट है फाइनल ईयर का, अगर वो फॉर्म फिलिंग की जो लास्ट डेट है उससे पहले आ जाता है तब तो आप एलिजिबल हो, अन्यथा आप एलिजिबल नहीं रहोगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, केवल और केवल ग्रेजुएशन मांगा है इसके अंतर्गत। अब यहाँ पर सबसे प्यारी चीज़ आप देखेंगे, यहाँ पर एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। यहाँ पर सबसे पहले आपका एक रिटन एग्जाम होता है जो कि 300 मार्क्स का होता है। ठीक है, 300 मार्क्स का होगा। और इस तरीके से आप देखोगे सेकंड स्टेज रहता है आपका इंटरव्यू, यानी कि पहले आपको रिटर्न देना है, दूसरा इंटरव्यू देना है। कोई भाग दौड़ नहीं, कुछ नहीं, कोई मेंस नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ सिंगल डे एग्जाम, वो भी ऑब्जेक्टिव, आपका काम तमाम। ठीक है, तो रिटन एग्जाम जो होता है आपका 120 क्वेश्चंस आते हैं रिटन एग्जाम्स के अंतर्गत। अभी मैं आपको बताऊंगा ये जो क्वेश्चंस है कहाँ से आते हैं, क्या इसका सिलेबस है, डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। और टोटल ओवरऑल देखा जाए तो 300 मार्क्स यहाँ पर रहते हैं। इसी के साथ आप देखोगे जो इंटरव्यू होता है यहाँ पर, इंटरव्यू में भी आप देखोगे उसका वेटेज रहता है कितना भाई, 100 मार्क्स का यहाँ पर इंटरव्यू रहेगा। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखना, 100 मार्क्स का इंटरव्यू रहता है। जो फाइनल कट ऑफ लगती है आपकी 400 मार्क्स में से लगती है। ठीक है, 400 मार्क्स में से आप देख लो जितने ज़्यादा लेकर आओगे उतना आपको अच्छी पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और सबसे अच्छी बात ये है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस बार लास्ट टाइम देखोगे तो एपीएफसी की जो वैकेंसी आई थी, यहाँ पर लास्ट टाइम की बात कर रहा हूँ एपीएफसी के बारे में, तो मेरे ख्याल से नहीं, 2023 में वैकेंसी देखने को मिली थी। ठीक है, और वो भी जून मंथ में आपको देखने को मिली थी, जहां पर आप देखोगे 159 वैकेंसी थी टोटल। और ईपीएफओ की बात करें तो आई थिंक 2016 में लास्ट, उसके बाद फिर 2019 में आई थी, अब 2019 के बाद यहाँ पर आप देख लो कितना भाई, मोटा मोटा देखा जाए तो 5 साल के बाद आपको एपीएफओ की वैकेंसी, सॉरी एओ और ईओ की वैकेंसी देखने को मिलेंगी यहाँ पर। ठीक है, एनफोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिलेंगी, ईओ और एओ की। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर लास्ट टाइम क्या रहा था, इसका सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। यहाँ पर ये लास्ट टाइम की बात है, आप देखोगे ईओ और एओ की जो वैकेंसी थी टोटल थी 418 वैकेंसी, और ये बात कर रहे हैं हम लोग 2019 के आसपास, है ना, 2019-20 में ये वैकेंसी आई थी यहाँ पर। और एपीएफसी की लास्ट टाइम वैकेंसी इतनी आई थी 159 यानी 159, और ये बात कर रहे हैं हम लोग 2023 जून मंथ में ये वैकेंसी देखने को मिली थी। ठीक है, हालांकि अब इनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, हमारे एक साथ के हैं उनका भी इसमें सिलेक्शन हुआ था।
ठीक है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, अनुराधा के नाम से है, 45 रैंक आई थी उनकी। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पर कि जो शॉर्ट नोटिस इशू किया गया था यूपीएससी के द्वारा, एक कह सकते हैं डिटेल नोटिस नहीं है, ये एक शॉर्ट नोटिस है। इस शॉर्ट नोटिस के माध्यम से इन्होंने बताया है कि भैया आपकी ईओ और एओ की जो वैकेंसी है यहाँ पर 156 रहने का अनुमान है, इतना, इससे ज्यादा ही रहेंगी, कम रहने का कोई चांस नहीं है। उसी के साथ आप देखोगे असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए 74 वैकेंसीज, यहाँ पर ये वैकेंसीज में आप प्लस ही मान के चलिए, इससे कम तो रहने का कोई चांस है ही नहीं 2025 के अंतर्गत। अब कब आएंगी ये आपको देखने को मिलेंगी इसी मंथ, फरवरी मंथ में। ठीक है, फरवरी के लास्ट तक कह सकते हैं 25 फरवरी के आसपास आपको देखने को मिल जाएंगी, फेब के लास्ट में आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और आपको पता होगा कि यूपीएससी जिस दिन नोटिफिकेशन जारी करता है मोटा मोटा 1 महीना देता है फॉर्म फिल करने के लिए, उसके बाद आपको देता है कितना, 3 से 4 महीने और देता है। तो मतलब ये समझ लीजिए आपका जून या जुलाई में आपकी परीक्षा होनी है। अब यूपीएससी ने कुछ डेट यहाँ पर रिजर्व करके रखी हैं, वो चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये यूपीएससी का 2025 का कैलेंडर है, ये भी चीज याद रखना, ये यूपीएससी का 2025 का ये कैलेंडर है। यहाँ पर सारे एग्जाम्स जो जो यूपीएससी कंडक्ट कराएगा सबकी लिस्ट दे रखी है, बट यहाँ पर कुछ डेट को ना उन्होंने रिजर्व रखा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये जो कह सकते हैं डेट है, यहाँ पर 14 जून को यहाँ पर रिजर्व करके रखा है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर ये डेट रिजर्व कर रखी है इन्होंने 5 जुलाई को। उसके बाद आप देखोगे आपका जो कह सकते हैं 9 अगस्त को डेट रिजर्व है। उसके बाद में भी आप देखोगे यूपीएससी के द्वारा कौन सी भाई 4-10 कह सकते हैं यहाँ पर रिजर्व है। और उसके बाद देखेंगे 1 नवंबर भी आपको रिजर्व करके रखी है, बट इतना एग्जाम नहीं खींचा जाएगा अगर आपका नोटिफिकेशन फरवरी मंथ में आ जाएगा, जो कि मोस्टली चांसेस है कि आपका नोटिफिकेशन फरवरी मंथ में देखने को मिल जाएगा। तो आपकी परीक्षा है या तो 14 जून को कंडक्ट करा ली जाएगी या फिर जुलाई 5 को कंडक्ट करा ली जाएगी, या ज्यादा से ज्यादा मोस्ट वैसे कम चांसेस है अगर आपकी जो परीक्षा है 9 अगस्त को कंडक्ट कराई जाए। ठीक है, बहुत कम चांसेस है, बट यहाँ पर ये दोनों उसी के हिसाब से आपको तैयारी करके चलनी है कि भाई हमारी 14 जून को अगर परीक्षा होती है तो हमें उसी हिसाब से तैयारी करनी है। अब तैयारी कैसे करेंगे आप लोग, तैयारी के लिए ये है यहाँ पर, ये रहेगा इसका सिलेबस। सिलेबस को हमने एज इट इज उठा लिया है, जैसे यूपीएससी का आपका देखोगे ईपीएफओ का जो सिलेबस था 2023 वाला, वही हमने उठा लिया है यहाँ पर, और 2019 वाला। यहाँ पर बात करेंगे ईओ और एओ का जो सिलेबस था उसके बारे में। एनफोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर का जो सिलेबस था ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ईओ और एओ और एपीएफसी में। ठीक है, तो उस हिसाब से आप देख लीजिए। यहाँ पर जनरल इंग्लिश पूछता है, इसमें नॉर्मल पूछता है, आप देखो ग्रामर वगैरह कॉम्प्रीहेंशन वगैरह वो सारी चीजें पूछता है। आप पीवाई क्यूज को उठाकर देख लेना किस तरीके का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे इंडियन कल्चर, यहाँ पर पूछेगा हेरिटेज फ्रीडम मूवमेंट पूछ लेगा, यानी मॉडर्न हिस्ट्री पूछ लेगा, और करंट इवेंट्स से रिलेटेड आपसे बहुत सारी चीजें पूछ सकता है। ठीक है, यानी ये करंट अफेयर्स यहाँ पर पूछता भी है। उसके बाद आप देखोगे इकोनॉमिक्स का पार्ट है, यहाँ पर पॉपुलेशन है, डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन है, यहाँ पर गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान और प्रशासन से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस पूछता है आपसे। प्रेजेंट ट्रेंड इन इंडियन इकोनॉमी, यहाँ पर आपको बजट और आपका जो रहता है ना इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे आपको अच्छे से कवर करना है। और जो कह सकते हैं स्पेशली उनको फोकस करना है जो सेंटर सेक्टर की जो स्कीम होती हैं, जो योजनाएं आप सेंटर गवर्नमेंट चला रखी होती है, उनको ज्यादा फोकस करना है, वहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ये जो पोर्शन रहेगा वो अकाउंट वाला रहेगा। यहाँ तक तो नॉर्मली आप जो तैयारी कर रहे हो वो रहेगा, और उसके बाद थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा अकाउंटिंग से रिलेटेड। और ये ऐसा नहीं है कि आपको पूरा ही एकदम महारत हासिल कर लेनी है, नहीं ऐसा नहीं है, जनरल चीजें पढ़ेंगे आपका काम हो जाएगा। आप बस ये काम करना, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनको एनालिसिस करना है ना, आपको पता चल जाएगा, बिल्कुल बहुत जनरल पूछता है। उसके बाद इंडस्ट्रियल रिलेशन आपको आप देखोगे आई थिंक 39 कह सकते हैं लेबर लॉ हुआ करते थे अभी 2024 में, सॉरी 2020 में, और उनको कन्वर्ट कर दिया गया है, 4 मेजर लॉ बना दिए हैं, सबको मर्ज कर दिया गया है इस तरीके से। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रिलेशन आप देखोगे, लेबर लॉ पढ़ना है, इंश्योरेंस के बारे में पढ़ना है, और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना है, बहुत ईजी रहेगा। यहाँ पर जनरल साइंस को कवर करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर आप देखोगे हिस्ट्री, आपका जो कह सकते हैं फिजिक्स है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री को कवर करना पड़ेगा। ठीक है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से रिलेटेड यहाँ पर, और रीजनिंग से रिलेटेड जो आपके 30 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। टोटल कितना क्वेश्चंस रहेगा, 120 क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो उसमें से 30 क्वेश्चन ये बहुत ईजी रहेंगे, प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, पीवाई क्यूज को अच्छे से लगा लेना। यूपीएससी के द्वारा जितने भी एमसीक्यूज कह सकते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर है उनको कवर कर लेना आराम से। यहाँ पर आराम से 25 क्वेश्चन आप ईजी कर पाओगे।
जी के इसमें से, मैथ्स में और रीजनिंग में से, ठीक है। उसके बाद सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा, जो सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो योजना चला रखी है केंद्र सरकार के द्वारा उनको पढ़ना है। राज्य सरकार की योजना को आप ज्यादा फोकस मन नहीं करेंगे, ठीक है, केंद्र सरकार की योजना को फोकस करना, यहाँ से आपको सवाल डायरेक्टली देखने को मिलता है। तो ये जो सिलेबस है आपका, ये रहेगा आपका ईओ और एओ के लिए। उसके बाद अगर आप मान लीजिए यहाँ पर आप जो है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए सिलेबस को देखोगे तो ज्यादा कुछ अंतर है नहीं। वहां पर भी जनरल इंग्लिश था, यहां पर भी आपका जनरल इंग्लिश है। जनरल इंग्लिश का मतलब क्या है, आपको ग्रामर कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके साथ ही आप देखोगे जो कॉम्प्रीहेंशन है उस पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 4 से 5 क्वेश्चन एक ही रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पर बेस्ड होते हैं। वहां से आप जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। वोकेबुलरी को बड़ा अच्छा से करना पड़ेगा आपको। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री को यहाँ कवर करना पड़ेगा। उसमें क्या था, कह सकते हैं इंडियन कल्चर था उसमें, और आप देखो बहुत सारी चीजें थी, बट यहाँ पर आपको मॉडर्न हिस्ट्री ही कवर करना पड़ेगा। आप यहाँ से कवर कर लेना इसको 1885, जहाँ से कह सकते हैं आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन होता है, वहां से आप कवर कर लेना। उससे पहले भी जाओगे तो जो सोशल सिक्योरिटी, सोशल समाज सुधारक हुआ करते थे, जैसे राजा राम मोहन राय है, महादेव गोविंद रानाडे हैं, ठीक है, इनके कुछ काम वगैरह जो भी सोसाइटीज हो उनको कवर कर लेंगे आप लोग। करंट इवेंट्स में और डेवलपमेंट इश्यूज रहेगा यहाँ पर, यानी कि पूरा का पूरा करंट अफेयर का पोर्शन रहेगा। इंडियन पॉलिटी यानी कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, साथ में इकोनॉमी भी पढ़ना है। इकोनॉमिक में आप देखो बेसिक जो करंट अफेयर से रिलेटेड है उसको पढ़ना है। जनरल अकाउंटिंग, यहाँ से ये वही पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा आपको जो कि आपका अकाउंटिंग से रिलेटेड है। सिंपल से प्रश्न आते हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ, आप इनको पढ़ के देखना और आप पीवाईक्यूज को लगा कर देखना। आप बोलोगे कि हाँ ठीक है इतना हम कवर कर ले जाएंगे, और आराम से कवर कर भी सकते हो। ये ऐसा सिलेबस रहेगा आपका, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ वहां भी थे, यहाँ भी है। जनरल साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन वहां भी था, यहाँ भी है। और जनरल मेंटल एबिलिटी और क्वांटिटिव यानी मैथमेटिक्स और आपका रीजनिंग वहां भी था, यहाँ भी है। और सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, यानी कि जो कह सकते हैं सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी हमारे पास लॉज हैं उनको पढ़ना है, और सेंट्रल सेक्टर की जो स्कीम्स है सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड उनको पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस रहेगा। अब मैं बात करूंगा आपके लिए लास्ट टाइम कट ऑफ क्या रहा था। अब कट ऑफ देख लीजिए आप एक बार यहाँ पर, ये है आपका लास्ट टाइम का कट ऑफ। और हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की जो कट ऑफ रही थी उसके बारे में। यहां देखोगे 2023 में ये वैकेंसी आई थी, 24 में ये कंप्लीट हो गया, 24 के स्टार्टिंग आई थिंक मई जून में, अप्रैल मई में ये कंप्लीट हो गई थी वैकेंसी। और यहाँ पर देखोगे कितनी थी टोटल वैकेंसी थी आपकी 159 टोटल पोस्ट थी। और यहाँ पर वैकेंसीज का ब्यौरा दे रखा है इस तरीके से। अनरिजर्व्ड के लिए 68 थी, ईडब्ल्यूएस के लिए 16, ओबीसी के लिए 38, एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 25 वैकेंसीज थी, और एसटी कैंडिडेट के लिए 12 वैकेंसीज थी। तो ये वैकेंसीज का ब्यौरा है। और यहाँ पर जो कट ऑफ लगा था आपका, अब कट ऑफ ध्यान रखना, ये आउट ऑफ 300 कट ऑफ है, यानी 300 में से अगर आप अनरिजर्व्ड हो तो आपके कितने मार्क्स बनने चाहिए थे यहाँ पर क्वालिफाई करने के लिए, मिनिमम 178.33 आपके मार्क्स होने चाहिए थे अनरिजर्व्ड के लिए। बाकी की कैटेगरीज वाइज आप लोग देख सकते हैं, ओबीसी का ये रहा, एससी का ये रहा, एसटी का ये रहा, ठीक है। और यहाँ पर रहा आपका इंटरव्यू। सेकंड स्टेज क्या रहता है इसमें, इंटरव्यू रहता है, यानी कि पहले आपका रिटन होगा और फिर दूसरा आपका इंटरव्यू हो जाएगा। अब यहाँ पर ये चीज समझ लेना कि 100 नंबर का जो इंटरव्यू था उसमें से आप देखोगे जो अनरिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट था उसके मिनिमम इतने मार्क्स से उसको क्वालिफाई कर दिया गया था, ठीक है। इस तरीके से दोनों की मिलाकर, और कह सकते हैं इससे ज्यादा ही आपकी फाइनल कट ऑफ गई थी। तो फाइनल कट ऑफ ये रही आपके सामने, और फाइनल कट ऑफ 400 मार्क्स में रही थी यहाँ पे, ठीक है। यानी कि 300 मार्क्स का आपका रहेगा रिटन एग्जाम, और इंटरव्यू रहेगा आपका 100। टोटल देखोगे 400 में से इतने कट ऑफ थी मिनिमम। अगर आप अनरिजर्व में हो तो इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं, तो भाई आप जो है यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो गया था। 159 कैंडिडेट्स की जो है लिस्ट जारी की गई थी, ठीक है। हालांकि आप देखा जाए तो इसके लिए वैकेंसी कितनी थी यहाँ पर भाई, 68 अनरिजर्व्ड के लिए थी, बट यहाँ पर ओनली 48 कैंडिडेट्स ऐसे थे जो जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई कर पाए थे। अन्यथा ये जो वैकेंसी थी आपकी 20 वैकेंसी यहाँ पर बची, इसमें 48 तो जनरल कैटेगरी के भर गए थे। उसके बाद ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले भी इधर जो है कूद गए थे 20 कैंडिडेट्स, ठीक है। इस तरीके से आपका फाइनल कट ऑफ लगता है, ये भी याद रखना। 400 में से आपके इतने इतने मार्क्स बन रहे थे। और अब याद रखना यहाँ पर जो वैकेंसी है भाई, एपीएफसी की 74 वैकेंसी है। हालांकि ये बढ़ सकती हैं, बट हम मान के चल रहे हैं कि 74 वैकेंसी ही रहेंगी। तो यहां पर याद रखना कट ऑफ ज्यादा जाने के चांसेस भी रहेंगे। मतलब ये मान के चलिए आपके 257 ये यहां पर बन रहे हैं 400 में से, इसको आप 280 कर मान के चलिए। इस तरीके से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। 275 से लेकर 280 के समथिंग आपको मान के चल रहे हैं, अगर आपको यहां पर फाइनल कट ऑफ में आना है एपीएफसी के लिए, आउट ऑफ कितना भाई 400, ये भी चीज याद रखना, ठीक है। चलिए भैया,
इसके बारे में अगर डिटेल नोटिफिकेशन आ जाता है, वैसे फरवरी मंथ में चांसेस हैं कि डिटेल नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, और डिटेल नोटिफिकेशन जैसे ही आता है, मैं अगर कोई चेंजेस होता है उसके अंतर्गत मैं वो एक स्पेशल सेशन लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप लोग टीए स्टेट एग्जाम्स को जरूर सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की और भी अपडेट्स पाने के लिए। सेशन अगर पसंद आया है, आप लोग दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। आप या आपके कोई मित्र हैं या मित्री हैं, अगर वो तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की स्पेशली तैयारी कर रहे हैं, तो उनको इस वैकेंसी के बारे में ज़रूर बताना। डेफिनेटली आपकी तैयारी वहाँ काम आएगी ये, ठीक है। चलिए फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, सेशन को शेयर ज़रूर करना। जय हिंद, जय भारत।